Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal Mete College of Nursing and Allied Health Science रापरवालाई। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर के पार्ट 2, क्योंकि पार्ट फर्स्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्निंग को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज के ऊपर कि कौन कौन से लर्निंग थ्योरीज है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी से। ठीक है कि ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी है क्या, ठीक है, ये कंसेप्ट किसने दिया था, हम उसको क्यों पढ़ते हैं। तो जो ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी है उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 8 ऑब्जेक्टिव राइटिंग में। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने उस यूनिट को उसने सुन लिया है और देख लिया है, सो ही और शी विल बी एबल टू डिफाइन द ब्लॉम टैक्सोनॉमी। अगर कोई स्टूडेंट जो है स्टिल उसने उस वीडियो को वॉच नहीं की है, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करें। जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग है उसमें हमने डिटेल से जो है ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी को हमने डिस्कस कर लिया है। एक ब्लॉम जो है दिस इज़ बेंजामिन ब्लॉम्स, ठीक है, इसका जो बिलोंग टू अमेरिका, उसने ये कंसेप्ट दिया था। टैक्सोनॉमी को हम कह सकते हैं कैटेगरीज। उसने जो बेंजामिन ब्लॉम्स था, उसने जो लर्निंग है उसको डिफरेंट 3 डोमेन में उसने डिवाइड किया था। ठीक है, उसने ये कहा था कि लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने ब्रेन को यूज़ करके आप किसी चीज़ को सीख लें। ठीक है, टैक्सोनॉमी उसने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि मतलब अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कि उसने 3 क्लासेस में लर्निंग को डिवाइड किया था। कि लर्निंग में सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने ब्रेन को एक्टिवली यूज़ करते हैं, बल्कि उसने कहा था कि 3 टाइप के लर्निंग होते हैं और उसको हम लर्निंग डोमेन भी कहते हैं। एक उसने कॉग्निटिव डोमेन का नाम दिया था। कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निशन से निकला था, जिसमें ब्रेन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और आप किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, आप किसी चीज़ को जो है ब्रेन के थ्रू आप सीख जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो उसने दिया था इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव में उसने इमोशन की बात की थी, उसने वैल्यूज़ की बात की थी, उसने बिलीव्स की बात की थी। और तीसरा उसने जो दिया था उसको, उसने इफेक्टिव डोमेन के अलावा उसने एक साइकोमोटर डोमेन का नाम दिया था। साइकोमोटर डोमेन में उसने जो स्केल है, जो एक्सपीरियंसेस है, जो डूइंग है, जो हैंड्स है, उसके ऊपर उसने बात की थी। और उसने 3 हैंड्स से उसको डिफाइन भी किया था। ठीक है, 3 हैंड से उसने उसको डिफाइन भी किया था। 3 हैंड का मतलब क्या था, 3 H, 3 H। ठीक है, एक एच उसने हेड, हेड में जो ब्रेन होते हैं। एक एच जो है उसने हार्ट, जिसमें फीलिंग होते हैं, इमोशन होते हैं। और एक एच जिसका मतलब था हैंड्स, जिससे आप किसी काम को प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करते हैं। सो टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्लासिफिकेशन, जिस तरह हमने कहा था कि लर्निंग को 3 कैटेगरीज में उसने क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुआ था टैक्सोनॉमी के, ये 1956 में उसने किया था और इसका जो मेन फोकस था वो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर था। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। फिर जो है ना, इट्स नेम आफ्टर द कमेटी जो है चेयरमैन बेंजामिन की, जो हमने बात की थी ब्लॉम्स, उसने उसको नेम दिया था ये टैक्सोनॉमी। Bloom taxonomy is a classification system used to define and distinguish different level of a human cognition. For example, thinking है, learning है और understanding है। ठीक है, आप जो पर्पस किया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर टू डिस्कस एंड एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड। एक जब भी कोई टीचर क्लास लेते हैं या कोई लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ कर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं फॉर योर क्लासेस, तो आप क्या करते हो कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं कि उसमें कॉग्निटिव डोमेन भी हो, उसमें इफेक्टिव डोमेन भी हो और उसमें साइकोमोटर डोमेन भी हो। तो जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने डिटेल्स इसमें डिस्कस किया है। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द टैक्सोनॉमी। Thought is the most commonly used to assess learning and variety of cognitive levels। ठीक है, अब सबसे ये ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी की बात हो रही है कि ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी एज अ सेट ऑफ 3 जो हिरार्चिकल मॉडल है यूज इन अ क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लेवल ऑफ लर्निंग। जिस तरह मैंने कहा था कि 3 कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया था। एक का उसने दिया था कॉग्निटिव, इसका उसने नाम दिया था इफेक्टिव और एक साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव है
उसका ज़्यादातर जो रिलेशन है वो ब्रेन के साथ था, कॉग्निशन के साथ था। आप जब किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, आप किसी चीज़ को सीखते हैं, तो दिस इज अ कॉग्निटिव। इफेक्टिव में आपकी इमोशन के बारे में, आपकी वैल्यूज़, इस चीज़ों के बारे में। और साइकोमोटर की अगर हम बात करें तो दिस इज यू कैन से कि आपकी जो डूइंग है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो स्केल है, इसके बारे में बात होंगी। आप ओल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी देख, जो एक ब्लूम टैक्सोनॉमी ओल्ड था और एक न्यू है। ओल्ड और न्यू में एक अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो उसमें एक ही आप जो है डिफरेंस को आप याद रखें। देख, नॉलेज उसमें भी बेस पे था, यहाँ पे भी है, फिर कंप्रिहेंसिव ओल्ड में भी है, न्यू में भी है, एप्लीकेशन ओल्ड में भी है, न्यू में भी है, एनालिसिस ओल्ड में भी है, न्यू में। लेकिन जो चेंज है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। ओल्ड में जो इवोल्यूशन है वो टॉप पे है, और जो क्रिएटिविटी है या जो सिंथेसाइसिस है वो इससे बिलो है। लेकिन जो न्यू है ना, इसमें इवोल्यूशन 4 नंबर पे 5 नंबर पे आ जाते हैं, और जो क्रिएटिविटी है वो टॉप पे चली जाती है। सिर्फ यही एक चेंज है उसमें, बाकी वो सेम है, ठीक है। इसी तरह साइकोमोटर और जो इफेक्टिव है उसमें भी थोड़ी सी डिफरेंस है, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक, अब ये रिवाइज में देख, वही रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइसिस, ये सारे सेम है, लेकिन ये दो चेंज है। देख, उसमें क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिंग, ये नंबर 5 पे था और यहाँ पे 6 पे है। इवैल्यूएशन उसमें नंबर 6 पे था, यहाँ पे नंबर 5 पे है, ठीक है। तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू वर्जन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। इसी तरह हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन का क्या मतलब था, ठीक है, मतलब उसने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया था। तो इसमें हमने पहले कहा था कि इसमें जो लर्नर है एक्चुअली नोज एंड अंडरस्टैंड, इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात होगी, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, ठीक है, जिसमें आप अपनी माइंड को यूज़ करोगे, उसकी बात होगी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, देख, एमसीक्यू सबसे ज़्यादा एमसीक्यू जो आते हैं ना पेपर में वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात हो रही हो, अगर ब्रेन उसमें यूज़ हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। जो स्कूल में अक्सर बच्चे जाते हैं ना और स्कूल में जो चीज़ें सीखते हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, अभी जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ और आप लोग जो सुन रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं, दिस इज द कॉग्निटिव डोमेन, क्योंकि उसमें आप अपनी ब्रेन को एक्टिवली आप यूज़ कर रहे हो। देख, उसको जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये उसके सब आप कह सकते हैं कि सब कैटेगरी या सब सेट ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन है। सबसे पहले है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का मतलब यह है ना कि आप किसी चीज़ को सिर्फ रिमेंबर करते हो, ठीक है। ये ओल्ड वर्जन है। ये जो यहाँ पे दिया गया है ना कि नॉलेज है, कंप्रिहेंसिव है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, ठीक है, फिर सिंथेसिस है, और जो इवैल्यूएशन है, तो दिस इज ओल्ड वर्जन, क्योंकि उसमें इवैल्यूएशन टॉप पे है। न्यू में जो है क्रिएटिंग टॉप पे होगी और इवैल्यूएशन नीचे आएंगे। तो ये न्यू, अगर आपने पहचानना है कि ओल्ड कौन सा है और न्यू कौन सा है, तो अगर इवैल्यूएशन टॉप पे है तो ये ओल्ड वन होगा। अगर इवैल्यूएशन टॉप पे नहीं है, टॉप से नीचे है 1 नंबर, तो ये न्यू होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आप देख लें, ठीक है, ये क्या है, ये पुराना वाला है, मतलब ओल्ड है, क्योंकि इस पर इवैल्यूएशन 6 नंबर पे है। अगर इवैल्यूएशन 5 नंबर पे होंगे तो फिर हम उसको कहेंगे न्यू, जो रिवाइज हो चुका है। तो अगर एमसीक्यूज में है, आपको ये दिया गया है कि इसमें ओल्ड वन कौन सा है, तो ये दिस इज ओल्ड वन, क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन टॉप पे है। अगर इवैल्यूएशन टॉप पे है तो दिस इज ओल्ड वन वर्जन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब नॉलेज क्या है, ठीक है। नॉलेज में यह है ना कि एबिलिटी टू रिमेंबर द फैक्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप किसी चीज़ को, मतलब आप उसको याद कर सकते हैं, बट विद आउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सब्जेक्ट है, आपसे ये पूछा जाए कि कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं 5th सेमेस्टर में, तो आप कहेंगे कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, टीएलपी पढ़ रहा हूँ, मैं जो है मतलब आपकी जो बाकी सीएचएन पढ़ रहा हूँ, पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट के नेम तो बता सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो न्यू वर्जन है ना, उसमें नॉलेज की जगह रिमेंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इसमें चीज़ को सिर्फ रिमेंबर करते हैं। आप किसी चीज़ की जो है उसके बारे में डाटा सिर्फ कलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को लेस कर सकते हैं। आप नेम, ऑर्डर, आउटलाइन, रिकॉर्ड, रिकॉग्नाइज, रिपीट, शो, स्टेट, ये ऐसे वर्ड है
जो शो करते हैं नॉलेज को, मतलब आपकी जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ द लर्निंग उसको शो करते हैं। अब कंप्रिहेंसिव में जो न्यू है उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि उसमें आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीएलपी है तो नॉलेज में आपको इतना पता है कि टीएलपी एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं 5th सेमेस्टर में, लेकिन टीएलपी के अंदर क्या है यू डोंट नो अबाउट इट। लेकिन इसमें आप कंप्रहेंस करते हैं, कंप्रहेंस को अंडरस्टैंडिंग भी दिया गया है। मतलब ये है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे है तो आप जो है उसको फिर अगर इस टाइप के वर्ड हो कि क्लैरिफाई, कंट्रास्ट, कन्वर्ट, डिकोड, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिफ्रेंशिएट, डिस्कस, ये कंप्रिहेंसिव में आएंगे। फिर एप्लीकेशन क्या है, देख इसमें आपने किसी चीज़ को रिमेंबर किया, इसमें आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी आई, लेकिन एप्लीकेशन ये है कि आप वो जो आपने कुछ सीखा है आया आप उसको अपनी जो रियल लाइफ है उसमें आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। मतलब आपके पास जो नॉलेज है क्या वो नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो रियल सिचुएशन या नहीं। फॉर एग्जांपल रिमेंबर, अगर नॉलेज की हम बात करें और हम आईवीक इनोवेशन के हम एग्जांपल दे दें, तो नॉलेज में सिर्फ ये है कि आपको इतना ही आइडिया होंगे कि आईवीक इनोवेशन क्या है, आईवीक इनोवेशन हम कब करते हैं, ठीक है, और इसके लेकिन किस तरह आप करते हैं इसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में है कि आप कंप्लीट प्रोसीजर को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मतलब आपने किस तरह करना है, कौन से इक्विपमेंट टूल्स आपको रिक्वायर होंगे, वो सारे आप आपने जो है आईवीक इनोवेशन के बारे में सब कुछ जान लिया, आपके पास नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, आया आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप जाके पेशेंट की साइट पे जाके आप आईवीक इनोवेशन कर लेते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो द एबिलिटी टू यूज, आपने जो कुछ सीखा है, जो लॉन्च मटेरियल है इन अ न्यू सिचुएशन, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते। अगर यूज़ कर सकते हैं दिस इज एप्लीकेशन। तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले आप किसी चीज़ के बारे में आपके पास सिर्फ नॉलेज आ जाते हैं, फिर इसके बाद आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और फिर जाके आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो जहाँ पे अप्लाई होंगे, असेस होंगे, कैलकुलेट होंगे, कंप्लीट होंगे, कंप्यूट होंगे, डेमोन्स्ट्रेट होंगे, डेवलप होंगे, ये सब टाइप के अल्फाज होंगे तो एट्स मीन दिस इज द एप्लीकेशन। अब एनालिसिस है, एनालिसिस में ये है ना कि ये डीपली आप किसी चीज़ को जब एनालाइज करते हो, आप किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हो पार्ट में और एक एक कंपोनेंट को आप डीपली उसको फिर वो कर देते हो, मतलब उसको असेस कर सकते हो। एनालिसिस ये है कि फॉर एग्जांपल आईवीक इनोवेशन है, तो फिर आप जो है उसकी डिपेंडेंट के मतलब आईवीक इनोवेशन आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। आप जो है वेंस में कर सकते हो, आप जो है हेड में कर सकते हो, आप जो है ओशेज में कर सकते हो, आप सीवीपी लाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ मतलब डीपली आप किसी चीज़ को जब पार्ट में डिवाइड करके एक एक चीज़ को आप करते हैं, जिस तरह एनालाइज हो, ब्रेक डाउन हो, कैटेगरी में डिवाइड हो, कंपेयर हो, कनेक्ट हो, क्रिटिसाइज हो, ऐसे टाइप के अल्फाज हो, डिवाइड, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, ये ऐसे टाइप के अल्फाज हो तो इट्स मीन कि दिस इज द एनालिसिस। फिर जब आपने डीपली किसी चीज़ को एनालाइज किया तो इससे आपने दोबारा उसको आप जोड़ देना किसी न्यू मतलब वे से आप दोबारा उसको जोड़ देते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं। देख आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उस नॉलेज की बेस पे आप कोई न्यू चीज़ जब क्रिएट करते हो तो उसको क्रिएटिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द एबिलिटी टू पुट अ पार्ट टुगेदर, अरेंज, किसी चीज़ को आप अरेंज कर देते हो या कंबाइन कर देते हो या कंपोज कर देते हो, तो ये सारी उसमें आ जाते हैं। और एंड में इवैल्यूएशन, ये ओड की बात हो रही है, न्यू में जो है इवैल्यूएशन 5th नंबर पे होंगे और क्रिएटिंग टॉप पे होंगे, क्योंकि क्रिएटिंग जो है दिस इज द टॉप आप की कॉग्निटिव एबिलिटी है। तो इसमें क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को जज करने में आपके पास कोई भी वैल्यू मटेरियल जो भी चीज़ हो आप उसमें जजिंग की एबिलिटी आपको, कि आप किसी चीज़ को जज कर सकते हो, आप किसी चीज़ को जो है कंक्लूजन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये अगर अपने एबिलिटी है तो कॉग्निटिव में हमारी जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर होंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर होंगे और इसके जो कैटेगरी है सेक्स, ठीक है, तो इसको हम ने डिस्कस कर दिया। अब बात करेंगे हम इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन को मैंने पहले कहा था कि इसमें इमोशन, इसमें वैल्यूज़, उसमें बिलीव्स, इसके ऊपर बात होगी, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं कि तीनों डोमेन जो है, किसी में कॉग्निटिव डोमेन स्ट्रांग होता है, किसी के इफेक्टिव डोमेन स्ट्रांग होता है, किसी के साइकोमोटर डोमेन स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऐसा अंदाज आप में तीनों डोमेन स्ट्रांग होनी चाहिए,
क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में आपके पास सब कुछ बता देते हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज हो। अगर हम किसी डिजीज़ की बात करें तो इसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, या हम कोई प्रोसीजर की बात करें या स्केल की बात करें तो इसके बारे में कंप्लीट आपके पास नॉलेज हो। इफेक्टिव डोमेन ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर जो है इफेक्ट करता है कि आपकी जितने इफेक्टिव डोमेन अच्छी तरीके से डेवलप हों तो इतनी जो है ना आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होंगे। ठीक है, इफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन के लिए अपने स्कूल कॉलेज इसके लिए आप जाते हैं और वहाँ से आप सीखते हैं, लेकिन इफेक्टिव डोमेन ये ज़्यादातर आप घर में सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने फैमिली से आप सीखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉग्निटिव डोमेन उसके बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उस पर काम हुआ होता है, लेकिन उसके इफेक्टिव डोमेन बहुत वीक होते हैं। अब उसकी कम्युनिकेशन देख ले तो बिल्कुल रफ जैसी कम्युनिकेशन करते हैं, वो ऐसी कम्युनिकेशन नहीं करते, उसकी कम्युनिकेशन से बिल्कुल नहीं लगता कि दे आर एजुकेटेड, क्योंकि उसकी जो इफेक्टिव डोमेन है उस पर इतना काम नहीं हुआ होता है। लेकिन एज अ नर्स आपकी इफेक्टिव डोमेन भी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडेंस के साथ, क्योंकि आप ज़्यादातर कम्युनिकेशन में आते हैं, आप कम्युनिकेशन में आते हैं विद पेशेंट, विद डॉक्टर, विद अदर हेल्थ केयर गिवर जो होते हैं उसके साथ आप कम्युनिकेशन में होते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इमोशन, आपकी जो मतलब आपकी जो एथिकल, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा साइकोमोटर डोमेन, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके इफेक्टिव डोमेन या उसके कॉग्निटिव डोमेन स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन उसके साइकोमोटर डोमेन बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। अक्सर जो ये गाड़ी वाले मैकेनिक नहीं होते जो इंजन के काम करते हैं, या जो गाड़ी में इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं, इवन की जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं, आप उससे कभी पूछ लें कि उसकी नॉलेज कितने हैं, उसकी एजुकेशन कितने हैं। मोस्ट ऑफ देम वो कहेंगे कि 8, 5, और कोई तो ऐसे कहेंगे कि वो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। लेकिन वो कितने ज़बरदस्त रिपेयरिंग करते हैं, चाहे वो गाड़ी के हो, चाहे वो मोबाइल के हो, चाहे वो टेलीविज़न के हो, चाहे वो किसी और चीज़ के हो, कितने ज़बरदस्त करते हैं, क्योंकि उसकी जो साइकोमोटर डोमेन है उसके ऊपर काम हुआ होता है, और जो बाकी डोमेन है वो इग्नोर डोमेन होते हैं। लेकिन फिर भी वो सीख जाते हैं और सब कुछ वो साइकोमोटर। लेकिन एज अ नर्स आपकी साइकोमोटर डोमेन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप आयु की नवला पास नहीं कर सकते, तो फिर जो है लोग तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास स्केल भी है, आपके पास मतलब अगर आपके पास किनौले भी पास कर सकते हो, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, तो फिर लोग आपकी डेफिनेटली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो एज अ नर्स आपके तीनों डोमेन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके कॉग्निटिव डोमेन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर, हर डिजीज़ के ऊपर, हर प्रोसीजर के पास ऊपर आपके पास नॉलेज हो। आपकी कम्युनिकेशन भी सबसे बेस्ट हो, आपको वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, आपकी बेस्ट हो। और आपकी साइकोमोटर, आपकी स्केल, आप प्रोसीजर, हर प्रोसीजर को आप परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज, ये तीनों डोमेन आप में स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन में हमने कहा कि जो है आपकी इमोशन, आपकी जो बिलीफ है, इस वैल्यू इसमें काम करते हैं। तो देख, इसकी भी फिर सब कैटेगरी है। जो फर्स्ट वन है दिस इज रिसीविंग, रिसीविंग द फिनोमिना। ठीक है, अब ये दो टाइप की रिसीविंग आप कह सकते हैं। अब एक तो ये है कि लर्नर इज विलिंग टू पे अटेंशन एंड लेसन विद रिस्पेक्ट। देख, जब भी आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, इफेक्टिव डोमेन में आप किसी को कोई एडवाइस करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई टीचिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो इसके लिए विलिंग हो कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करे, वो आपकी बात को सुने। ठीक है, बिल्कुल साइलेंटली वो साइलेंटली वो सुन ले। अगर वो आपकी बात सुनेंगे तो इसके बाद वो उस पर मतलब वो आगे जाके इफेक्ट अमल करेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे, वो तैयार ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, आप उसके साथ बात करें, वो मोबाइल में बिजी है, तो फिर वो तो किस तरह, मतलब जो सेकंड स्टेप है उसमें आप नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा ये है कि एक तो ये कंसेप्ट है, दूसरा ये है कि वो जिस तरह रिसीव करेंगे ना उसी तरह वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर वो किसी फिनोमिना को पॉजिटिवली रिसीव करेंगे तो उसका रिस्पांस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होंगे। अगर वो किसी फिनोमिना को परसीव करेंगे मतलब नेगेटिवली, तो उसका रिस्पांस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट है रिसीविंग। रिसीविंग यह है कि वो प्रिपेयर हो, वो वेलिंग हो। सेकंड क्या है, रिस्पॉन्डिंग। लर्नर एक्टिवली रिस्पॉन्स एंड पार्टिसिपेट। देख, अगर आप उसको बता रहे हो, आप उसको समझा रहे हो और वो रेडी है लेसनिंग के लिए, तो वो पार्टिसिपेट भी करेंगे।
जिस तरह आप उसको कहेंगे ना कि अगर आप उसके मतलब तो या तो वो हाँ में सर हिलाएंगे या वो ना में सर हिलाएंगे, मतलब वो आपको रिस्पांस भी देंगे, जिस तरह आप उस बताएंगे उस तरह आपको रिस्पांस भी देंगे। फिर है वेलिंग। वेलिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को कितना वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। सो इसमें क्या है कि प्लेस वैल्यू ऑन अ बिहेवियर, आइडिया, पर्सन एंड सिचुएशन। आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा वैल्यू आप देंगे ना, इतनी आसानी से आप इस फिनोमिना को आप जो है अडॉप्ट करोगे, ठीक है। तो मतलब आप हर चीज़ को एक वैल्यू देते हो कि इस आइडिया को आपने ये वैल्यू देनी है। अगर 4-5 आइडिया आपने किसी किसी को आपने बता दी, जिस आइडिया को वो ज़्यादा वैल्यू देंगे ना, वो सबसे टॉप पे वो रखेंगे, ठीक है। जिसको नहीं देंगे तो वो नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है आप किसी पेशेंट को वैल्यू नहीं दे रहे, आप किसी टीचर को वैल्यू नहीं दे रहे, तो आप क्या आप उसकी बात मानोगे, आप उसकी बात सुनोगे? डेफिनेटली नो, ठीक है। फिर क्या है ऑर्गेनाइजेशन। देख आपने किसी बात को जो है आपने रिसीव भी कर दिया, अपनी रिस्पॉन्स भी कर दिया, आपने उसको वैल्यू भी दे दी। आप एक चीज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यूज़ है या जो मतलब ये क्या है कि जो प्रायोरिटीज़ है, वैल्यू एंड जो आपके पास जो मतलब रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है बिटवीन देम। इसमें इसका मतलब ये है ना कि आपके पास दो वैल्यू, कभी कभार दो वैल्यू आ जाते हैं ना, आप दोनों वैल्यू में आप किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करोगे। मैं इसके एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहीं से जा रहे हो और आपने देख लिया कि बहुत सारे लोग जो है जमा हुए हुए हैं और एक जो है तन्हा इंडिविजुअल को मार रहे हैं, ठीक है। जब आपने देखा कि 15-20 लोग जो है एक बंदे को मार रहे हैं, तो आप ये क्या ये सही काम हो रहा है या गलत हो रहा है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि यार ये गलत है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग एक बंदे को क्यों मार रहे हैं। तो आप जाएंगे उसके पास। जब आप जाएंगे मतलब आप इस यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं दिस इज़ रॉन्ग। लेकिन जब आपने उससे पूछे कि आप उसको क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि उसने हमारे मोबाइल चोरी किए हैं। तो क्या चोरी करना सही काम है या गलत काम है? तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड थिंग। तो आप कहेंगे कि हाँ यार इसने तो गलत काम किया है तो उसको मार रहा है। अब दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू ये है कि चोरी करना गलत काम है, उसने चोरी की है, ठीक है, तो उसको तो मारना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अकेले बंदे को मार रहे हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो नो वैल्यू एक साथ आए हैं, तो आप किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। इसको आप इसी तरह अगर आप में इफेक्टिव डोमेन आपकी डेवलप है तो आप उसको आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप उसको समझा सकते हैं कि देख उसने चोरी की है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन ये आपका काम नहीं है कि आप उसको सजा दे दे, आप उसको मारे। अपनी पुलिस को इन्फॉर्म करने हैं, पुलिस आएंगे, उसको लेकर जाएंगे, उसकी केस चलेंगे और फिर वो साबित हो कि उसको सज़ा मिलेंगे। तो आपने वैल्यू को ऑर्गेनाइज किया आपने, क्योंकि अपनी जो लॉ है उसका भी आपने एहतराम किया और आपने चोरी को भी आपने इनकरेज नहीं किया। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि दोनों ये क्वालिटी जब आप में आ जाएंगे कि दो वैल्यूज जब एक साथ आएंगे तो आप इन वैल्यू को किस तरह आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं और उसके मदर की डेथ हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको मतलब उसको दुख भी होगा, उसको गुस्सा भी आया होगा, ठीक है, और वो कोई वायलेंस कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आप दोबारा अगर उसके ऊपर वायलेंस करोगे तो मतलब क्या ये ठीक होगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आपका काम ये नहीं है। आपके पास जो सिक्योरिटी है आपने उसको बुलाने हैं, आपने उसको बताने हैं, वो जाने और उसका काम जाने। तो मतलब अक्सर हमारे पास जब दो वैल्यू एक साथ आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को हम वायलेट करते हैं। तो उसको किस तरह में ऑर्गेनाइज करने हैं, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये है कि जो इंटरनलाइजेशन वैल्यूज़ है। इंटरनलाइजेशन वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि बचपन से आपको सिखाया जाता है कि देख बड़ों के सामने जो है तमीज़ से बैठना है, तमीज़ से बात करने हैं, उसको जो है ग्रीटिंग करने हैं, सलाम करने हैं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और आपसे जो एल्डर गाड़ी में आ जाए तो आपने उसको अपनी प्लेस देना है। ये सारी चीज़ आपको बार बार आपको जो है सिखाई जाती है, सिखाई जाती है, सिखाई जाती है। एक टाइम ऐसे आ जाते हैं ना कि ऑटोमेटिकली ये फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपको कोई नहीं बताती, फिर आपको कोई नहीं सिखाते, आप खुद से जो है ना आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि मतलब खुद से जब कोई एज से बड़े एज वाले गाड़ी में जैसे वो आ जाते हैं तो आप जो है डायरेक्टली खड़े होकर उसको प्लेस दे देते हैं। जब भी आप किसी के पास जब सब फर्स्ट टाइम आ जाते हैं तो आप उसको सलाम करते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। वो आपके जो मतलब आपके इंटरनल ये सारी चीज़ें आके और आपकी जो बिहेवियर है उसका हिस्सा बन जाते हैं और आपकी बिहेवियर को फिर वो चेंज कर जाते हैं, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली आपको फिर कोई नहीं सिखाते कि आपने ये करना है, अपने बड़ों का एहतराम करना है, अपने
किस चीज़ को वैल्यू देना है, आपने ये करना है, आपने कोई गलत काम नहीं करना, आपने चोरी नहीं करनी है, आपने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो पहले तो आपको सिखाए जाते हैं, अगर आपके पेरेंट आपको सिखा रहे हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना है, तो सबसे पहले आपने उसको रिसीव करना है। आप आया आप इस बात को सुनने के लिए वेलिंग हो या नहीं हो, फिर इस तरह अपने रिस्पॉन्ड देना कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, बस झूठ बोलना दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर आप उसको वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ यार, ये जो कह रहे हैं ना कि झूठ बोलना दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, सो वाकई ये सही चीज़ नहीं है, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। फिर अगर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े, तो किस तरह आप करोगे? मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ कोई बात शेयर की है, आप उसको मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप या तो उसके बाद किसी के साथ शेयर करोगे या आप झूठ बोलोगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि अगर मेरे जो है आपके साथ मेरी कोई बुराई करे, ठीक है, मुझे गालियाँ दे दे, मुझे बुराई करे आपके सामने, और जैसे मैं आ जाता हूँ मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई उसने क्या कहा, तो या तो आप मुझे झूठ बोलोगे कि नहीं उसने कुछ खास नहीं कहा, बस वो मेरे साथ वैसे डिस्कशन कर रहा था, या आप मुझे सच बताओगे कि ये आपके ऊपर जो है मतलब ये आपको गालियाँ दे रहा था, ये आपको जो है बुराई कर रहा था। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आ गई, या तो आप मुझे सच बताओगे, सच आप बता नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि फिर मुझे भी गुस्सा आएगा उसके ऊपर, या आप मुझे झूठ बताओ बोलोगे। तो आपको बचपन से तो ये सिखाया गया है कि आपने झूठ नहीं बोलना है। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन ऐसे है कि दोनों मतलब दोनों को अपनी वैल्यू दे रहे हो। आप मुझसे छुपा इसीलिए मुझसे छुपा रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो मेरे टेस्ट है, मेरी जो रिस्पेक्ट है उसको नुकसान पहुंचे, ठीक है। और आप इसीलिए मुझे नहीं बता रहे, मतलब कि मतलब छुपा नहीं सकते कि आप कह रहे कि ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूँ। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना एक टाइम ऐसे आ जाते हैं कि फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको कोई ये नहीं कहता कि अपनी झूठ नहीं बोलना है, अपनी चोरी नहीं करना है, अपने ये नहीं करना है, अपने वो नहीं करना है। फिर आप ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करते क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव डोमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर स्पेशली फॉर द नर्सेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। और ये जो इफ़ेक्टिव डोमेन है उस पे ज़्यादातर जो काम किया जाता है ये घर में आपकी जो पेरेंट है, आपकी जो फैमिली है, ये उसके ऊपर जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन है कहाँ पे आप इफेक्टिव डोमेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं जैसे है ना, मतलब आप जब किसी की बात सुनते हैं, जब आपके बड़े आपको बात करते हैं, जहाँ पे भी हो, तो ये आप कर सकते हो। इसको मैंने एग्जांपल के साथ एक एक चीज़ को मैंने कर दिया है कि पहले सबसे पहले अटेंशन है, अटेंशन का मतलब है रिसीविंग। आप किसी चीज़ को सबसे पहले रिसीव करते हो, ठीक है, और आप उसको टाइम देते हो, ठीक है, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप रिस्पांस दे रहे हैं, फिर वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू को फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं और एंड में आप जो है जनरलाइज करते हैं अपने ऊपर। सही है, तो ये ऑलरेडी हम एग्जांपल के साथ एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो डोमेन था ये कब दिया था? 1964 में ये डोमेन दिया था। सही है, ब्लॉम्स ने दिया था और माशा ने दिया था। ये जिसने दिया था ये सारी उसमें मेंशन है। अच्छा, अब है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन हमने पहले कह दिया कि उसमें जो ज़्यादा फोकस होंगे वो फिजिकल स्केल के ऊपर होंगे, या कोई किसी चीज़ डूइंग के ऊपर, परफॉर्मिंग के ऊपर। और ये डोमेन कब दिया गया था? ये 1972 में ये जो है दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी जो सब कैटेगरी की बात है, सबसे पहले इमिटेशन, मैनिपुलेशन, फिर जो है प्रिसेशंस, आर्टिकुलेशंस और नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इमिटेशन में क्या है? इमिटेशन में आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, आप उसकी कॉपी करते हो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करते। द स्टूडेंट्स जो है लर्न्स बाय वाचिंग एंड कॉपिंग, वो सिर्फ किसी चीज़ को वॉच करते हैं और कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वार्ड में फर्स्ट टाइम जाते हो एज अ स्टूडेंट, वहाँ की जो सुपरवाइज़र है या वहाँ की जो हेड नर्स है वो आपको एक पेशेंट के साथ एज अ परसेप्टिव आप लगा देते हैं किसी स्टाफ के साथ, और उससे कहते हैं कि आपको उसको सिखाना है, आपने उसको जो है ना ये चीज़ें सिखा देनी है। तो आप जाके डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपकी आईवी की नवला ले लेते हो और पेशेंट के पास जाके उसको आईवी की नवला लगा देते हो। सबसे पहले आप जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, आप सिर्फ वॉच करते हो, आप सिर्फ जो है ना कॉपी करते हो कि मतलब वो किस तरह इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठी करते हैं, किस तरह पेशेंट के पास जाते हैं, किस तरह वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह पेशेंट को वो काउंसलिंग करते हैं, किस तरह पेशेंट को आईवी की नवलेशन लगाते हैं। तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व करने हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं? हम इसमें सिर्फ ये करते हैं कि जो एक्शन है और परफॉर्म थ्रू
डेमोन्स्ट्रेशंस आर बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इसमें यह है ना कि मैनिपुलेशन में खुद वो कुछ नहीं करते, सिर्फ वो या तो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो सिर्फ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ यू कैन से कि आप सिर्फ असेस कर सकते हो। इमिटेशन में आप जो है ना सिर्फ किसी चीज़ को वॉच कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। मैनिपुलेशन में आप जो है उसको परफॉर्म करने में असिस्टेंट जो है आप असेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो आपको कहेंगे कि आपने ये आई की नवला लेकर आना है, आपने ये स्टिकन लेकर आने हैं, आपने उसकी जो हैंड है उसको होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें है। फिर क्या है प्रिसिशन। प्रिसिशन के क्या है कि इसमें आप खुद परफॉर्म करते हैं बट क्या वेट सुपरविजन, ठीक है। इसमें आप परफॉर्म करते हैं लेकिन सुपरविजन के साथ, मतलब आपके आप अभी आप आईवी की नवला लगा रहे हो उसको, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना आपकी जो वहाँ की जो नर्स है, जो स्टाफ है, वो आपको असेस कर रहे हैं और आप उसके सुपरविजन में आप उसको किनवला लगा रहे हो, ठीक है। इमिटेशन में क्या था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, आप वॉच कर रही थी। कॉपिंग इसमें आप असेस कर रहे हो, लेकिन इसमें आप जो है परफॉर्म कर रहे हो विद सुपरविजन। और इसमें क्या है, आर्टिकुलेशन में क्या है कि इसमें आप परफॉर्म करते हो विद आउट सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन के बगैर जो है आप किसी चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या है, लेकिन इसमें यह है ना कि इसमें थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। विद आउट सुपरविजन आप कर सकते हो, लेकिन उसमें यह है ना कि नेचुरलाइजेशन आप में नहीं आ जाती। नेचुरलाइजेशन में यह है कि आप परफॉर्म तो कर सकते हो, सेवरल स्केल कैन बी परफॉर्म टुगेदर, लेकिन इसमें सिर्फ यह है कि फिर भी आपको अटेंशन की ज़रूरत होगी जब आप आईवी की नोलेशन लगाओगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि मतलब और इसके साथ साथ आप दूसरे इंस्ट्रक्शन भी दोगे, लेकिन आपकी जो ज़्यादा फोकस होगा आईवी किन्वोलेशन के ऊपर होंगे। नेचुरलाइजेशन में ये है ना कि वो फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। एक टाइम पे जो है ना आप मल्टीपल जो एक्टिविटीज़ है वो आप परफॉर्म करते हैं। आप जो है दूसरे स्टाफ को आप इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, आप आईवी किन्वोलेशन भी कर रहे हो। आप जो है किसी को कह रहे हो कि ये ट्रिप बंद कर दे, ये ट्रिप लगा दे, पेशेंट नंबर 5 को ये कर दे, पेशेंट नंबर 2 को ये कर दे, लेकिन आपकी जो है यहाँ पे आप आईवी की नवला लगा रहे हो, वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो आपकी जो क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोई काम करते हैं, या मोबाइल रिपेयरिंग वाले, या जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी जिसके साइकोमोटर डोमेन बहुत स्ट्रांग हो, तो आपके साथ गपशप भी लगाएंगे और इसके साथ साथ अपना काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका सारा फोकस उस काम के ऊपर होंगे, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन में ये जो सब कैटेगरी है कि सबसे पहले आपने वॉच करना है, अपने जो सिर्फ उसको कॉपी करने हैं, फिर आपने असेस करना है, फिर आपने काम करना है विद सुपरविजन, फिर आपने काम करना है विदाउट सुपरविजन, और एट द एंड फिर आप जो है मल्टीपल जो एक्टिविटीज़ है उसको आप परफॉर्म करते हो विदाउट अटेंशन, मतलब आपकी फोकस किसी और जगह भी होंगे, लिस्ट के साथ साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये जिस तरह हमने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन की अगर बात हो रही है, तो इमिटेट में हमने कहा था कि आप ऑब्जर्व करते हैं अदर पर्सन बिहेवियर एंड कॉपी एट, आप दूसरे लोगों की जो बिहेवियर है कि वो किस तरह काम करते हैं, आप उसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं और आप उसकी कॉपी करते हैं, फिर रिप्लिकेट द बिहेवियर शोन बाय एग्जांपल, ठीक है। इसके असेसिबल बिहेवियर क्या है, तो ये कॉपी करना किसी चीज़ को, ठीक है, मिमिक या इमिटेट या रिपीट करना, डुप्लीकेट, रिप्रोड्यूस, ये सारे उसमें आ जाते हैं। मैनिपुलेट में क्या है कि मैनिपुलेट में यही है कि मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म स्केल बाय द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है कि एबिलिटी टू परफॉर्म स्केल विद द मिनिमल एरर या मोर परसेशन, यानी आप वेयर सुपरविजन करते हैं और इसमें स्टेल दियर चांसेस फॉर द एरर के चांसेस होते हैं। आर्टिकुलेशन में ये है कि आप जो है मतलब करते हैं किसी, मतलब आप स्केल को परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें चांसेस इतने नहीं होते एरर के। नेचुरलाइजेशन में है कि एबिलिटी टू परफॉर्म द स्केल विद आउट थिंकिंग, इसमें मतलब आपके थिंकिंग, फोकस और ये अटेंशन के बगैर भी आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। रोल ऑफ अ टीचर इन एडल्ट लर्निंग, ठीक है। नोट्स मॉडल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि रोल एक टीचर की क्या रोल है एडल्ट लर्निंग में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने कहा था कि टीचर के रोल, अगर हम एडल्ट लर्निंग की बात करें तो सबसे पहले उसमें सेल्फ कंसेप्ट होता है, इसमें जो है ओरिएंटेशन होता है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होते हैं, इसमें एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें जो टीचर का रोल है, दिस इज अ फैसिलिटेटर है, क्योंकि वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, एक इन्वायरमेंट को उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है कि रिलेट द लर्नर विद वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर द फीलिंग एंड आइडिया। इसके अलावा जो क्रिएट इन्वायरमेंट दैट फैसिलिटेट लर्निंग एंड कंफर्टेबल फिजिकल एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड करना है। इन्वॉल्व लर्नर इन असेसिंग एंड
determining their learning needs, help learner and developing their learning जो कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ये है कि आप उस टीचर एज अ हेल्पर काम करते हैं, टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर जो है अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि कोलैबोरेटिव लर्निंग को ज़्यादा पसंद करते हैं एडल्ट, तो इसमें जो है टीचर एज अ कोलैबोरेटर काम करते हैं इसमें, ठीक है। विद द लर्नर एंड प्लानिंग टू द कंटेंट एंड जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हैं। तो इसमें अगर हम टीचर के रोल की बात करें तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ हेल्पर, टीचर एज अ कोलैबोरेटर, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं कि मतलब हेल्प लर्न टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दियर ओन एक्सपीरियंस विद द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि एडल्ट लर्निंग जो है जैसे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, तो इसमें जो टीचर है उसको हेल्प करवा देने हैं। फिर क्या है कि असेस लर्नर टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो टीचर जो है वो इस असेसमेंट मतलब इस इवालुएटर आप कह सकते हैं कि इस इवालुएटर वो काम करते हैं, ठीक है। असेस लर्नर टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज टू मीट द ऑब्जेक्टिव। तो इसमें भी इवालुएशन की बात आ रही है, असेस की बात आ रही है, असेसमेंट की बात आ रही है, ठीक है। तो टीचर की अगर हम रोल की बात करें इस एडल्ट लर्निंग में, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, टीचर एज अ हेल्पर है, टीचर एज अ इवालुएटर है, टीचर एज अ कोलैबोरेटर है। तो ये मेन रूल है एडल्ट लर्निंग में, क्योंकि जो एडल्ट लर्निंग होते हैं ना वो सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग होते हैं, उसमें गोल ओरिएंटेड लर्निंग होते हैं। उसमें जो एडल्ट है वो ऑलरेडी रेडनेस होते हैं फॉर द लर्निंग, वो इसके लिए प्रिपेयर होते हैं कि वो कुछ चीज़ों को सीख लें, ठीक है। सो दीज आर द रेफरेंसेस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दैट वाज अबाउट द पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 को हमने इसमें डिस्कस कर दिया लॉन्ग टैक्सोनॉमी के ऊपर, कि लॉन्ग टैक्सोनॉमी है क्या, इसकी जो डिफरेंट डोमेन है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम पार्ट 3 जो है यूनिट नंबर 4 उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बाकी थ्योरी है जिसमें हमारे पास जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है, कॉग्निटिविज्म थ्योरी है, इसके अलावा जो हमारे पास जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो एक वाज पार्ट नंबर 2, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था एक वाज पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 है, और इसके बाद जो है हम अपलोड करेंगे पार्ट नंबर 3, क्योंकि ये एक लेंथी यूनिट है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ज़्यादातर एमसीक्यूज इसी यूनिट में से आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको जो है जितना एक्सप्लेनेशन के साथ है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो लॉन्ग टैक्सोनॉमी है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग ऑब्जेक्टिव नंबर 8 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अगर बेसिक चीज़ है जो आपकी कंसेप्ट क्लियर हुई है तो आप यूनिट नंबर 8 भी देख सकते हैं, आप उसको भी वॉच करें, मस्ट वॉच करें, इसके लिए हम दोनों दूसरे में। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज हो, question has you can ask on the comment section and we provide your clarity or the answer timely. So मिलते हैं यूनिट नंबर 4 पार्ट नंबर 3 के साथ, जो कि बहुत जल्दी है वेरी सून अपलोड है as well. So thank you so